हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटर इसलिए क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो सारे लोग जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे वो आपके कॉम्पिटिटर हुए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप खुद के कॉम्पिटिटर हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, आप जितना जानते हैं उससे अधिक जानने के लिए खुद से कम्पीट कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक की भर्तियां निकली है। आप में से ज़्यादातर ने इसके लिए अप्लाई कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो समय रहते अप्लाई कर लें, क्योंकि 4 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। समय कम है, सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार सिलेबस ज़रूर देखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसी से पूछे जाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। बाज़ार से कोई भी मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक जैसी 150-200 की बुक खरीद लेने से आपकी तैयारी पूरी नहीं होने वाली। इसलिए इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बुक कौन सी खरीदी है। बुक तो जानकारी का साधन मात्र है, जैसे यूट्यूब या फिर वेब। क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए तुरंत से हम सिलेबस देख लें। सिलेबस में हम क्या देखते हैं कि मोटा मोटी 8 पार्ट्स हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय जीके एवं खेलकूद, छत्तीसगढ़ जीके और कंप्यूटर। उसमें हम देखते हैं कि हिंदी 10 मार्क्स के हैं, इंग्लिश भी जो है 10 मार्क्स के हैं, गणित 30 मार्क्स का है, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है ये। तर्कशक्ति 15 नंबर के। सामान्य ज्ञान में आपके भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ये सारे जो कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे, 10वीं क्लास के लेवल के होंगे, ये टोटल मिलाकर 35 मार्क्स के हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीके एवं खेलकूद 15 मार्क्स के, छत्तीसगढ़ जीके 15 मार्क्स के और कंप्यूटर 20 मार्क्स के। सबको मिला दिया जाए तो टोटल 150 ही क्वेश्चन बनेंगे और 150 ही मार्क्स आपके होने हैं। हम क्या देखते हैं कि गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय जीके खेलकूद और छत्तीसगढ़ जीके, ये 4 ऐसे पार्ट्स हैं, सॉरी ये 5 ऐसे पोर्शंस हैं जिनके सिलेबस भी काफ़ी लंबे होने हैं और इनकी तैयारी के लिए भी ज़्यादा समय लेना वाला है। पर हम जानते हैं कि एग्ज़ाम जो होना है वो 29 अप्रैल को होना है, यानी आज के दिन से अगर हम गिने तो गिन के 28 दिन ही बचते हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी में सिलेबस का बंटवारा करना ज़रूरी है। हम क्या पाते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स, इनके बारे में आप पहले से जानकारी रखते हैं, साथ ही इनके सिलेबस भी छोटे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को जितने कम समय में सिलेबस वाइज जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस तरीके से छोटे वीडियोस में कंप्लीट करें, और फिर जो बाकी बड़े सिलेबस बच जाते हैं उनके लिए हो सकता है वीडियो बड़े बने और उस तरीके से हम इनके सारे वीडियो को कवर करें। सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक है स्वर, व्यंजन, वर्तनी। जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर का मतलब होता है इंग्लिश में वॉवल, व्यंजन कॉन्सोनेंट और वर्तनी जिसको बोलते हैं स्पेलिंग या फिर हिज्जे। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं और ऐसे अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण के समय वायु बाधित नहीं होती। अ, आ, ई, इस प्रकार के। और व्यंजन ऐसे वर्ण हैं, ऐसे अक्षर हैं जिनके उच्चारण के समय एक, वायु बाधित होती है, दो, जिनमें वायु बाधित नहीं भी होती, जैसे य, तो भी इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम क बोलें तो क का जो उच्चारण होता है वो होता है क, अ, आधा क, अ, क। इसका मतलब क के उच्चारण के लिए हमें अ, जो कि एक स्वर है, की सहायता लेनी पड़ रही है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन।
आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, परंतु फिर भी कहीं कहीं पे इन 13 स्वर में से 11 को ही मानक स्वर मानते हैं। तो अगर ऑप्शन में कहीं पे आपको ये पूछा जाए स्वरों की संख्या, उसमें अगर 13 हो तो आप आंसर 13 लेंगे, पर यदि 13 आंसर में नहीं दिया गया हो और ऑप्शन में कहीं पे 11 हो तो आप 11 भी ले सकते हैं। अनुस्वार अंग और अहा को कई बार अलग रखा जाता है। तो सामान्य तौर पे स्वरों की संख्या है 13, परंतु कहीं कहीं पे मानक स्वर 11 माने जाते हैं। अनुस्वार अंग और अह विसर्ग को अलग रखा जाता है। व्यंजनों की संख्या है 39 और इस तरीके से टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब आते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर या फिर लघु स्वर, जिनके उच्चारण के समय कम लगता है और बल या आघात भी कम लगता है, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय भी अधिक लगता है और बल भी अधिक लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ। प्लुत ये सामान्यतः मंत्रों में या फिर गायन में इसका प्रयोग होता है। जब स्वर अपेक्षाकृत अधिक लंबा खींचा जाए तो वहां पे प्लुत होता है, जैसे ओम। इसको अंग्रेजी के एस जैसे साइन से प्रदर्शित किया जाता है। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार याद रखने से अच्छा है आप इसके कॉन्सेप्ट्स को जानें। इसके प्रकार इस प्रकार विभाजित हैं कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख गुहा में, आपके मुख में कौन कौन से अंग हिट होते हैं या कहाँ कहाँ पे आघात लगता है या बल लगता है। जैसे कंठ, जब बोलते समय, जिन अक्षरों को बोलते समय आपके कंठ पे आघात लगता है, वे सब कंठ वर्ण हैं। जैसे क, बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, आपके कंठ पे आघात लगता है, इसलिए ये सब कंठ स्वर है, कंठ व्यंजन है। आप कीजिएगा तो क, ख आदि। जब किसी वर्ण का, किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय आघात दांत पे लगे तो वे दंत व्यंजन है, जैसे त, थ, द, ध। उच्चारण करके देखिए, त आपकी जीभ आपके दांतों को छूती है। तालव्य वे व्यंजन होंगे जिनका उच्चारण करते समय आपके तालू पे आघात लगेगा। तालू आपके दांत का जो आखिरी हिस्सा है उसे ठीक ऊपर का हिस्सा, जैसे च, छ, ज। तालू के थोड़ा और ऊपर के हिस्से की अगर हम बात करें, यदि वहां पे आघात लगता है तो वे सब होंगे मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन, जैसे ट, ठ, ड। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय होंठ आपस में छूते हैं वो होंगे आपके ओष्ठ व्यंजन, जैसे प, फ आदि। इसके अलावा उच्चारण के समय आपके स्वर यंत्र पे कैसा आघात लग रहा है उसके आधार पर भी व्यंजन को दो प्रकार, घोष और अघोष में बांटा गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन कम होता है वो होते हैं अघोष, जैसे च, छ, ट, ठ। परंतु जिन व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन अधिक हो वो होते हैं घोष, जैसे ग, घ,
ढ आदि। इस प्रकार से आप ये ध्यान रखकर कि उनका उच्चारण किस तरीके से हो रहा है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है लिंग, वचन, काल। हिंदी में लिंग से मतलब नर या मादा से नहीं है, नर या मादा से भी है, परंतु उसके अलावा कोई शब्द वाक्य में किस प्रकार आ रहा है ये भी तय करेगा कि वो कौन से लिंग का है। वचन का मतलब संख्या से है, किसी वाक्य में कितनी संख्या का पता चल रहा है, कितनी मात्रा का पता चल रहा है। और काल का मतलब है समय से। सामान्यतः 3 प्रकार के काल हम आप सब जानते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हिंदी में लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके 2 लिंग होते हैं। संस्कृत की तरह यहाँ पे 3 लिंग नहीं होते। तो नर या मादा के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं उसके आधार पर वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में होते हैं। एक सामान्य ट्रेंड हम ये देखते हैं कि जो कोमल, जो स्त्री के उपमाओं में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो सामान्यतः स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नदी है, फूल है, हवा है, तितली है। और जो थोड़े हार्श होते हैं, कठोर, जिसको पुरुष के उपमाओं के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पर्वत, कांटे, क्रोध, ये सब जो होते हैं वो पुल्लिंग में आता है। तो जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग वाले शब्दों के लिए होता है, होते हैं, इस प्रकार के शब्द आएंगे। और स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए होती है, चलती है, रहती है, इस प्रकार के। संस्कृत की तरह हिंदी में 3 वचन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन जो है हमको ये बताता है किसी वाक्य में कि वहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो एक वचन में वो संख्या 1 होती है, जैसे मैं, तुम, वह, या किसी का नाम हो। बहुवचन में वो संख्या 1 से अधिक होती है, वो 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे वे, भीड़, लोग, बहुत सारे लोग। कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो जिनका एक वचन से बहुवचन नहीं बदलता, जैसे भीड़, लोग, झुंड। इसके अलावा कुछ शब्द और भी हैं, जैसे जल, आग, पानी, और भी बहुत से शब्द हैं जो आपको, यदि आप उसके बारे में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका वचन नहीं बदलता। तो क्वेश्चन पेपर में आपको सामान्य तौर पे ये पूछा जा सकता है कि लिंग बदलिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, या ये बताइए कि कौन सी लिंग है। वचन आपको बदलने के लिए बोला जा सकता है, एक वचन से बहुवचन में बदलिए या फिर बहुवचन से एक वचन में बदलिए। काल के बारे में मैं समझता हूँ हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 ही काल होते हैं इसमें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसके शब्दों को आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, पहला स्वर, व्यंजन, वर्तनी, और दूसरा लिंग, वचन और काल। ध्यान देने लायक बात यह है कि हिंदी में लगभग 11 से 12 टॉपिक्स हैं और 10 ही नंबर के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाने हैं। तो हो सकता है कि हमने अभी जितना कुछ पढ़ा उसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाए, इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ वीडियो में आगे, आप उसको पॉज करिए और उसके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद मैं हो सकता है आज ही दूसरा वीडियो भी डालूं, क्योंकि समय बहुत कम है तो हमें बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।